हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 8th मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। मुझे पता है आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ लिया है, बट आप लोगों को फिर भी कुछ समस्याएं हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसी वजह से ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप 30 मिनट्स इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप ना सॉल्व कर पाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। क्लास 8th मैथ का चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है आप लोगों ने 7th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है, चीजें याद होंगी। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या है? रेशियो जब हम दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। अब यहां पर देखिए, एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ रेशियो किन क्वांटिटी का निकाला जा सकता है? सिमिलर टाइप की क्वांटिटी का। सिमिलर टाइप की क्वांटिटी क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जब मैं किलोमीटर की बात कर रहा हूं, तो मैं किलोमीटर को किलोमीटर से ही कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, है ना? तो यहां पर देखिए, ये जो क्वांटिटी है किलोमीटर और इसकी भी यूनिट किलोमीटर, दोनों की जिसका भी रेशियो निकालना होता है उन दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम रहनी चाहिए। या तो किलोमीटर किलोमीटर हो, या तो 5 मीटर टू 50 मीटर, या तो मीटर टू मीटर हो, तभी हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का ही फाइंड किया जा सकता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि 100 मीटर टू 5 किलोमीटर, और क्या करना इसका? फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो क्या आप फाइंड कर पाएंगे? फाइंड तो कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो मीटर है और ये जो किलोमीटर है दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। आप देखो, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो इंटू 1000 कर देंगे तो ये 5000 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हम कर सकते हैं 5000 मीटर। अब देखिए, इसकी यूनिट सेम हो गई, अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने की यह है कि रेशियो हमेशा हम सिमिलर टाइप की क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यही सिंपल सा फंडा रेशियो का है, यहां लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लीजिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट एक्सप्रेस्ड एज ए टू बी और ए इज टू बी समटाइम्स। ठीक है, तो हम सेम टाइप की क्वांटिटीज जिसके यूनिट सेम है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? ए टू बी और ए इज टू बी के फॉर्म में, जिसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, इसका मैं पहले निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर 3 क्वेश्चन हो गए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो पहले मैं रेशियो इसका निकाल लेता हूं। ये क्या है? 5 मीटर टू 50 मीटर, तो 5/50 कर दूंगा और इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/10। तो रेशियो कितना हो गया? 1:10 हो गया रेशियो किसका? 5 मीटर टू 50 मीटर का रेशियो कितना है? 1:10। ठीक है, और दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है रेशियो। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ना कोई किलोमीटर मीटर नहीं लगाना है। जब रेशियो हम फाइंड करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यही है रेशियो का फंडा। ठीक, यहां पर भी सेम ही आंसर आने वाला है। ये कितना है? 10 टू 100 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 10/100, और यहां पर भी 1:10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहां पर देखिए आप लोग, 100 मीटर टू 5000 मीटर,
का जब हम रेशियो निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 100 मीटर ऊपर आएगा डिवाइड बाई 5000 आएगा नीचे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो रेशियो क्या बन गया, 1:50 रेशियो बन गया किसका, 100 मीटर टू 5 किलोमीटर का रेशियो होगा 1:50। समझ में आ गया। जब डिफरेंट वैल्यू दी हो, डिफरेंट यूनिट्स हो, तो यूनिट्स को हमको हमेशा सेम करना पड़ता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। रेशियो क्या होता है, दो सेम टाइप की यूनिट्स को, दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को जिसकी यूनिट सिमिलर हैं, उनको क्या करना, कंपेयर करना इस फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। इसी को हम बोलते हैं रेशियो के फॉर्म में करना। ठीक, और आगे देखिए, समटाइम रेशियो इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी द सेम। यूनिट, क्वांटिटी की यूनिट्स जो है हमेशा सेम रहनी चाहिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर रेशियो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5, क्या लिखा हुआ है, 5:18, ये क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/18। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया, रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अब कुछ चीजें जानने वाली हैं, जैसे कुछ चीजें हैं इसमें, थोड़ा डिटेल में ही मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चीजें जैसे मुझे रेशियो निकालना है ना, फाइंड रेशियो A to B, तो हम क्या करेंगे, A to B, हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे A:B, ये क्या हो गया, ये रेशियो आ गया इनका। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई होने वाला रहेगा, तो पहले हम इस तरीके से करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि A/B, कुछ कटना है, नहीं कटना है तो ऐसे लिख देंगे A:B, इसका रेशियो निकल गया। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ये, है ना, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूएंट। और ये क्या है, ये है रेशियो का साइन, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है एंटीसीडेंट क्या है ना, कॉन्सिक्यूएंट क्या है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, रेशियो समझ में आ गया, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, किन वैल्यूज का फाइंड करते हैं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए, व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाला रेशियो, ठीक है। When two ratios are equivalent, then they can be written in proportion. अगर वो इक्विवेलेंट है तो उनको हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर ये प्रोपोर्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1/5 और 1:5, कैसे लिख सकते हैं, ना, है ना। और मैं बोलूं 2/10 और 2/10 और 2:10, दो रेशियोज हैं। अब ये आप लोगों को दिख रहा है, ये दोनों रेशियोज क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। क्या है ये, इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। अगर हम इसको काट दें 2 5 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या आएगा, 1/5 ही आएगा जो इसके इक्वल है। तो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों रेशियोज क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला रेशियो ये है, दूसरा ये है, तो हम ऐसे लिखते हैं 1:5, ये रहा प्रोपोर्शन का साइन, और ये आ जाएगा 2:10, ये प्रोपोर्शन का साइन। समझ में आ गया। जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हों तब हम उसके बाद उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। यही है प्रोपोर्शन का रूल। ठीक है,
और इसमें क्या रूल है, इसमें और भी चीजें हैं। ये जो दो अंदर वाले नंबर्स हैं इनको बोला जाता है मीन टर्म। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मीन टर्म, मीन टर्म। और ये जो बाहर वाले हैं ये दो नंबर्स, दो रेशियोज, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म। क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम टर्म। यहां तक समझ में आ गया, आगे समझ में, इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। दो रेशियोज जब इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो उनको हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मीन टर्म हो गया और ये हो गया एक्सट्रीम टर्म। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मीन टर्म क्या है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा एक्सट्रीम टर्म क्या है, 1 इंटू 10। ठीक है, इसका भी आंसर 10 आ जाएगा, इसका भी आंसर 10 आ जाएगा। हो गया ना, ये फॉर्मूला बन गया ना। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एग्जांपल पढ़ लिया। अब मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या है, अगर A:B है और ये प्रोपोर्शन में है C:D के, तो क्या हो जाएगा B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू D। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक, एक ये हो गया। और क्या हो जाएगा, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D भी होगा। A बाई बी, क्योंकि हम एक रेशियो को, ये दोनों इक्वल है ना, एक रेशियो को हम A बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, A:B को A बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, C:D को C बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हैं, तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया प्रोपोर्शन पूरा, हमने रेशियो समझ लिया, प्रोपोर्शन समझ लिया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और इसको हम दो पार्ट में करेंगे। डायरेक्ट इनवर्स पहले समझेंगे और इनडायरेक्ट इनवर्स के बाद में समझेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनवर्स से। डायरेक्ट इनवर्स मतलब सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझेंगे, फिर डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन समझेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये सर डायरेक्टली रिलेटेड मतलब क्या हो गया, कोई भी दो क्वांटिटी जब एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं तो वो क्या होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट खरीदते हैं, 10 चॉकलेट। 100 रुपीज में आप कितनी चॉकलेट खरीदते हैं, 10। तो 100 रुपीज में 10 चॉकलेट्स आपने खरीदी। अगर एक क्वांटिटी जो मनी है ना, जो मनी है, ठीक है, और चॉकलेट्स है, ठीक है। अब मान लीजिए 100 रुपीज में 10 चॉकलेट्स आ रही हैं, ठीक। अगर मैं पैसे बढ़ा दूं, अगर मैं 150 रुपीज कर दूं, 150 रुपीज कर दूं, कितनी चॉकलेट आएंगी, 15 आएंगी। अगर मैं 200 रुपीज कर दूं तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 200 सॉरी कितनी आएंगी, 20 आएंगी ना। तो यहां पर देखिए ये जो मनी और चॉकलेट्स हैं ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। हम जब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, पैसे को बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा चॉकलेट्स हम खरीद पा रहे हैं, है ना। पैसे को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी बढ़ रहा है। जब पैसा इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ चॉकलेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है और दूसरी क्वांटिटी भी
उससे जो रिलेटेड है वो भी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। बस इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको यही करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो डायरेक्ट इनवर्स हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सबसे पहला स्टेप यही होगा आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो जब वैल्यूज क्या होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, तब हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनवर्स में है वो, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो। सॉरी बार बार इनवर्स आ रहा है, बार बार इनवर्स आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, जब दूसरी क्वांटिटीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। जब ऐसा सिनेरियो दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब देखिए, अगर मैं पैसे हाफ कर दूं, पैसे कम कर दूं, 50 रुपीज कर दूं, तो चॉकलेट कितनी आएगी, 5 आएगी ना, 5 चॉकलेट आएगी कि नहीं आएगी, जिस रिलेशन में ये बढ़ रहा है ना। तो जब डिक्रीज भी हो रहा है ये, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब ये चीजें यहां पर थोड़ा पढ़ भी लिया जाए। एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज एन इंक्रीज इन अदर क्वांटिटीज, और अ डिक्रीज in one quantities causes decrease in other quantities, then we say that they are related directly. Then we can say that these quantities are related directly or in direct proportion. समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये मैं रब कर दूं, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे नहीं मिलेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो हम पता चल जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब देखिए यहां पर देखिए, अब मान लीजिए कोई कार है, कोई क्या है, कार है, ठीक है। कार के अंदर क्या है, कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है सर, बिल्कुल सही, पेट्रोल। एक में पेट्रोल लेते हैं, ये किस में है, लीटर में है, और एक में लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार, तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं किलोमीटर। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। डिस्टेंस कितने किस में है, किलोमीटर में। और इसको पेट्रोल ये जो है पहला जो कॉलम है, ये हो गया हमारा x और ये हो गया डिस्टेंस। पेट्रोल हो गया x और डिस्टेंस हो गया y, ठीक है। तो पहला मान लीजिए कि आपकी कार में या आपकी बाइक में है ना, कोई भी व्हीकल है, उसमें पेट्रोल है x1 लीटर। कितना पेट्रोल है, x1 लीटर पेट्रोल है ना। आपकी गाड़ी में x1 लीटर पेट्रोल है और वो चलता है कितना, वो चलता है कितना, y1 किलोमीटर, y1 किलोमीटर, ठीक है। और जब आपकी कार में, मतलब जब आपकी कार में क्या हो गया भाई, ठीक है, ठीक, जब आपकी कार में x2 लीटर पेट्रोल है तो वो कवर करता है डिस्टेंस y2 किलोमीटर, और जब आपकी कार में x3 लीटर पेट्रोल है तो वो डिस्टेंस कवर करता है y3 किलोमीटर, और जब आपकी कार में जगह है तो मैं लिख देता हूं x4 लीटर पेट्रोल है तो y4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और जब आपकी कार में x5 लीटर पेट्रोल है तो y5 किलोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। ये भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी अगर हमने x ले ली, एक क्वांटिटी अगर हमने x ले ली, तो इसका मतलब ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। एक क्वांटिटी अगर x है और दूसरी y है, तो इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। x इज डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को या डायरेक्ट रिलेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन है।
अब जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाता है, x इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शन का साइन हटाने पे हर जगह हमेशा लगता है, एक ये फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे इज इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट का साइन आ जाएगा इनटू y हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। इतना समझ में आ गया। और जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है, और प्रोपोर्शन का एक कांस्टेंट होता है जिसको जनरली k से डिनोट किया जाता है, तो k आ जाएगा, k इंटू वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू k इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो y यहां मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, x बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा k। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे से क्या होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, तो उनका रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू देता है, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो सबके लिए फिक्स होगी। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने टेबल बनाई है, इसको मैं ले लेता हूं, ये क्या है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मैंने इसको लिया है, इसका मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं यहां इसको बोल सकता हूं कि x1, यहां पर देखिए दिख रहा है, हाँ, x1 बाई y1 इज इक्वल टू k होगा। और क्या मैं बोल सकता हूं x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू k, सॉरी, x2 बाई y2 इज इक्वल टू k होगा। ये भी मैं बोल सकता हूं x3 बाई y3 इज इक्वल टू k होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा, सब k के इक्वल होगा, एक कांस्टेंट है, उस जब ये डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हमेशा इनका रेशियो जो है वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं y4 इज इक्वल टू k, और एक इसको भी आप लिख सकते हैं x5 डिवाइड बाई y5 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो जब सारी वैल्यू k के इक्वल है, सारी वैल्यू जब k के इक्वल है, तो क्या हम लिख सकते हैं, जब सारी वैल्यू k के इक्वल है तो क्या हम लिख सकते हैं कि x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3 इज इक्वल टू x4 बाई y4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि सारी वैल्यूज k के इक्वल थी। जब सारी वैल्यूज k के इक्वल है तो आपस में भी तो इक्वल होंगी ये वैल्यूज, लिख सकते हैं ना। तो यही इस चैप्टर का और डायरेक्ट इनवर्स का पूरा ये क्या है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये यही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में ही दिया हुआ है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, कोई कार है, पेट्रोल वाला ही एग्जांपल है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये क्या है, पेट्रोल, ठीक है, किसमें है, लीटर में है, और ये क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस ये है किलोमीटर में। ठीक है, समझ में आ गया, बुक में आपको मिल जाएगा ये। ओके, इतना समझ में आ गया। तो मान लीजिए इसको हम डिनोट करते हैं x से, इसको करते हैं y से, पहले ही मैंने आपको बता दिया, एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल x हो गया और डिस्टेंस जो हो गया वो y हो गया।
ठीक है, अब यहां वैल्यू दी हुई है, जब 4 लीटर पेट्रोल होता है तो कार चलती है कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, जब 8 लीटर पेट्रोल होता है तो कार कार कितना चलेगी, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब 12 लीटर पेट्रोल होता है तो कार चलती है 180 किलोमीटर, और जब 20 लीटर पेट्रोल होता है तो कार कितना चलेगी। ठीक है, कार कितना चलेगी। ठीक है, 15 लीटर वाला मैंने काट दिया, एक और था। ठीक, और जब 25 लीटर पेट्रोल होता है तो कार कितनी चलेगी। समझ में आ गया। ये देखिए, ये पेट्रोल और डिस्टेंस है, तो ये क्या, पेट्रोल और डिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जितना ज्यादा पेट्रोल रहेगा इतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कार या व्हीकल। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है ना। तो अगर मैं इसको ले लूं y1 जो नहीं दिया हुआ है, तो ले लूं y2 और ये हो गया y3, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं 4/60, ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होता है ना, इज इक्वल टू 8/y1। 8/y1 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब इसको मैं निकाल लेता हूं, यहां पर फाइंड कर लेते हैं। ये y को निकालना है तो पहले y ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो पहले हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 60/4 इज इक्वल टू y1/8। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब y1 ये डिनोमिनेटर में है, ये डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 60/4 इंटू 8 हो जाएगा, और 4 2 8 होता है, 60 2 120, तो जो y1 डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। देखिए उसी फॉर्मूले से निकल गया, ये निकल गया ना, निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, निकल गया। अब यहां आ जाते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में है तो 12/180 इज इक्वल टू होगा 20/y2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डायरेक्ट रिलेशन में है, होगा ना। तो अब देखिए यहां पर भी y नीचे है जो निकालना है, तो उसको ऊपर कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 180/12 इज इक्वल टू y2/20। ठीक है, हो गया। तो अब y2 इज इक्वल टू 180/12 इंटू 20 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 6 से कट जाएगा आई थिंक, 6 2 12, 6 3 18, यहाँ 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको जब मैं कर देता हूँ, ये 20 है, 2 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू 300, 30 इंटू 10 300 किलोमीटर, ये आ गया ना। उसी डायरेक्ट इनवर्स के फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये हमको मिल गया, y2 की वैल्यू मिल गई, तो ये y3 निकाल सकते हैं, चाहे हम इसको इससे भी कम, किसी भी बॉक्स को इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, किसी भी x/y की वैल्यू को किसी से भी हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये निकालना है ना, तो हम इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/60 इज इक्वल टू 25/y3। 25/y3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 60/4 इज इक्वल टू y3/25, और y3 की वैल्यू हो जाएगी 60/4 इंटू 25 हो जाएगा, इसे कट जाएगा 4 से, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 2, इधर आएगा 20 बन जाएगा, 4 5 जा कितना हो गया, 4 5 जा 20। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, y3 इज इक्वल टू 15 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 जा कितना होता है 125, और 25 10 जा कितना होता है, 25 10 जा 250 250 प्लस
250 प्लस 125 हो जाएगा 375, तो ये हो जाएगा 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 375 किलोमीटर। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया, डायरेक्ट रिलेशन को यूज करके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझा क्या, अभी एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये समझा कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, x इज डायरेक्टली रिलेटेड टू y। अगर प्रोपोर्शन के साइन को हटाते थे कांस्टेंट लग जाता है, तो x बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट के होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सारी वैल्यू जब k के इक्वल होगी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तो सारी वैल्यू आपस में भी इक्वेट कर सकते हैं हम इस तरीके से, और इस तरीके से किसी भी वैल्यू की किसी भी क्वेश्चन में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऐसे। आप देख लीजिए। ठीक है, नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत ही शानदार तरीका है, इसको आप समझ लेंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे करना है, तो क्वेश्चन भी मैं करके एक दिखा देता हूं। ठीक है, पहले मैं कोई भी क्वेश्चन हो मैं वैसे ही टेबल बना लेता हूं एक। ठीक है, एक टेबल हमने बना लिया इस तरीके का। ठीक है, A car covers 430 kilometer in 35 liters of petrol. Now, how much distance would it cover in 21 liters of petrol? ठीक है, ठीक है, ये हो गया पेट्रोल। ये क्या हो गया? ये हो गया पेट्रोल जो कि है लीटर में, और ये डिस्टेंस है ये है किलोमीटर में। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब पेट्रोल होता है 35 लीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर होता है? डिस्टेंस कवर होता है 430 किलोमीटर। और जब पेट्रोल 21 लीटर है, तो डिस्टेंस जो कि ये है, ये y अगर हम ले लेते हैं जो नहीं पता, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो हमको पता है पेट्रोल और डिस्टेंस एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा यहां पर? अगर हम ये x होता है, ये y होता है ना, तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो क्या होता है? x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 होता है ना। तो कर लीजिए, 35 बाई 430 इज इक्वल टू 21 बाई y, और y को ऊपर करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू y बाई 21। ठीक है, आगे आते हैं। y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 430 डिवाइड बाई 35 इंटू 21। 7 की टेबल में दोनों आता है, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 8 जा 40 होता है, 3 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 86 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, और ये आ जाएगा एक जो कैरी था वो हो जाएगा 25। 258 किलोमीटर, 258 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो गाड़ी, है ना। वो कार कितने लीटर तेल में? 21 लीटर पेट्रोल में वो 258 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ऐसे टेबल बना लेना, कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, आ गया। अब आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। कहां आ जाते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन पे। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? बस उसका अपोजिट कर लीजिए आप। यहां पर क्या हो रहा है? जो क्वांटिटीज है, जो दो क्वांटिटीज है, वो एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, जब दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो पहली क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी, है ना। तो मतलब जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, जब एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्स को हम दिखाते हैं 1/y। इन्वर्स को हम दिखाते हैं कैसे? 1/y। कैसे दिखाते हैं? 1/y। ठीक है, अब मैं प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा तो बताइए, प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट मिलेगा हमको। तो x इज इक्वल टू k इंटू 1/y मिलेगा। और जब मैं y को इधर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? k होगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? k होगा। क्या होगा? k होगा। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आप बताइए। ठीक, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में जब वैल्यूज होंगी, क्वांटिटीज होंगी, तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं? उसी तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, कौन सी वैल्यूज हैं जो इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं बताइए, है ना? बताइए। ठीक, जैसे इसमें जो वर्कर हैं, वर्कर एंड डेज। ठीक है, मान लीजिए 10 लोग मिलकर किसी काम को कर, मान लीजिए 20 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं कितना? 10 डेज में। कितना? 10 डेज में। अब ये बताइए कि अगर लोगों को बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ पीपल जो है उनको बढ़ा दिया जाए, है ना, नंबर ऑफ वर्कर जो है उनको बढ़ा दिया जाए, अगर 20 लोग हैं, अगर मैंने 30 लोगों को बुला लिया तो वो काम कितने ज्यादा दिन में होगा कि कम कम दिन में होगा? कम टाइम लगेगा ना उस काम को करने में। तो डेज यहां पर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। डेज क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो ये वर्कर और डेज जो हैं ये क्या है? एक दूसरे से ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। तो मान लीजिए अगर x नंबर ऑफ वर्कर हैं, x1 वर्कर हैं, तो y1 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर y2 वर्कर हैं तो y2 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर x3 वर्कर हैं तो y3 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू k। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ऐसे ही बोल सकते हैं x3 इंटू y3 इज इक्वल टू k। बोल सकते हैं ना? अब तीनों वैल्यूज जब k के इक्वल है तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगी ना? तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होगा x2 इंटू y2 इज इक्वल टू होगा x3 इंटू y3। ठीक है, ये देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या? सारे इनवर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखना है, एग्जांपल देखना है, निकालू एग्जांपल। आपकी बुक का ही एग्जांपल मैं करा देता हूं। कहां है इनवर्स प्रोपोर्शन? ठीक है, यहां पर एक टेबल दी हुई है जिसको मैं कर लेता हूं। देखिए, टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कि ज्यादा वैल्यू ना लेनी पड़े। ठीक है, यहां देखिए। ठीक है, प्राइस ऑफ ईच बुक किसमें? रुपीज में, है ना? प्राइस ऑफ ईच बुक इन रुपीज दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बुक्स बॉट, मतलब जब बुक की प्राइस कितनी है और उस प्राइस पे कितने बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आप 100 रुपीज लेके गए शॉप पे। ठीक है, 100 रुपीज में
आप क्या कर सकते हैं, उस बुक को खरीद सकते हैं 10 बुक जिसका प्राइस कितना है 10 रुपीज। अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए 20 कर दिया जाए तो नंबर ऑफ बुक घट जाएंगी ना, नंबर ऑफ बुक कितनी खरीद पाएंगे, 5 ही तो खरीद पाएंगे। तो ये क्या है, ये इनवर्स इनवर्स इसमें किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी घट रही है। ठीक ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है क्या, यहां पर दिया हुआ है 40 रुपीज में, 40 रुपीज में कितना 150 बुक को खरीदा जा सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और 50 रुपीज में, 50 रुपीज में कितना खरीदा जाएगा, Y1 ले लेते हैं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। ठीक है। और क्या है 60 रुपीज में, 60 रुपीज में कितना खरीदा जा सकता है, 100 बुक्स खरीदी जा सकती हैं, है ना। 60 रुपीज में, नहीं सॉरी, अगर प्राइस 60 रुपीज हो तो 100 बुक खरीदी जा सकती हैं। अगर प्राइस 50 रुपीज हो तो Y1 जो नहीं दिया हमको निकालना है। अगर प्राइस बुक की 40 रुपीज हो, है ना, तो कितनी बुक खरीदी जा सकती हैं, 150। ठीक है, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर ले लेता हूं, अगर प्राइस कितना हो, है ना, कितना हो, यहां पर X1 में ले लूं, कितना हो कि हम क्या कर सकते हैं, 80 बुक्स खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये वैल्यू है। और एक वैल्यू ले लेता हूं, 100 रुपीज अगर प्राइस होगा तो कितनी 60 बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब एक बुक की कीमत ऊपर दी हुई है और कितने नंबर ऑफ बुक्स हम खरीद सकते हैं। जब 40 रुपीज उसकी कीमत होती है तो 150 बुक खरीद सकते हैं। जब 50 रुपये कीमत होती है तो हमको नहीं पता कितना खरीदूंगा, हमको निकालना है। जब 60 रुपीज कीमत होती है तो 100 बुक्स खरीद सकते हैं, यह भी हमको नहीं पता है। जब 100 रुपीज कीमत होती है तो 60 बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं यहां पर Y1 या X1, इसको हमको फाइंड करना है। तो हमको पता चल गया कि भाई यहां पर जब बुक का प्राइस बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बुक जो खरीद रहे हैं वो घट रहा है। तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू के होता है, के होता है। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3। मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। और वहां हमने डायरेक्ट रिलेशन में क्या पढ़ा था, दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको निकालना है तो क्या मैं ये कर सकता हूं, 40 इंटू 150 इज इक्वल टू 50 इंटू y1 कर सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो फॉर्मूला है। तो y1 इज इक्वल टू 40 इंटू 150 डिवाइड बाई 50, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड बाई 50, ये कट गया, है ना। 5 3 जा 15 होता है। 40 इंटू 3 कितना होगा, तो y1 हो जाएगा कितना 120, y1 हो जाएगा कितना 120। ठीक है, ठीक। जब प्राइस बढ़ गया तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी घट गई। ठीक है, तो 50 रुपीज में 120 बुक्स खरीदी जा सकती। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, हमको 80 बुक्स हम किस प्राइस पे खरीद सकते हैं, है ना। बुक का प्राइस कितना हो कि हम 80 खरीद सकते हैं, सेम पैसे में ही, पैसा सेम है हमारे पास, है ना, कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर किसी से भी रिलेट कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, किसी को भी उठा लोगे आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, किसको, 60 इंटू 100 इज इक्वल टू होगा x1 इंटू 80 होगा ना। तो x1 इज इक्वल टू 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 अगर मैं कर दूं, डिवाइड बाई 80 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। और ये कट जाएगा, ये 5, ये 4 हो गया, और 4 1 जा 4 होता है, और 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा
x1 हो जाएगा 15 5 जा कितना होता है 75, 15 5 जा कितना होता है 75, तो 75 बुक्स हम खरीद सकते हैं, सॉरी 80 बुक कब खरीदेंगे जब एक बुक की कीमत कितनी होगी 75 रुपीज। समझ में आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम इनवर्स रिलेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट रिलेशन में है या इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 6 पाइप, पहले हम क्या बना लेते हैं, पहले हम कॉलम बना लेते हैं अपना। ठीक है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 10 minutes, 1 hour 10 minutes। ठीक है, किसी टैंक को भरने में किससे 6 पाइप्स के थ्रू, 6 पाइप से भरा जा रहा है वो टैंक, और उस टैंक को भरने में 6 पाइप्स के थ्रू 1 hour 10 minutes लगता है। कितना लगता है 1 hour 10 minutes। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये दो वैल्यू हो गई, 2 यूनिट हो गए, इसको एक में कर लेते हैं। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं और 10 मिनट, ये मतलब 70 मिनट की बात हो रही है ना। 6 पाइप्स के थ्रू उसको टाइम लगता है कितना 70 मिनट्स। ठीक है, और उसी टैंक को 5 पाइप्स के थ्रू भरने में, 5 पाइप्स को थ्रू भरने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं हम लोग पाइप्स, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं हम लोग टाइम हमने ले लिया मिनट में, टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना बड़ा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, बहुत जगह है तो हम इतना बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, जब पाइप होती है 6 तो टैंक को भरने में टाइम लगता है 70 मिनट। ठीक है, ये देखो किस रिलेशन में अभी हम देखेंगे। अब जब 5 पाइप्स में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे भरने में, तो किसी भी चीज की कोई टैंक है उसमें जब हम मान लीजिए 6 पाइप से भर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 70 मिनट लग रहा है, अगर मैंने बढ़ा दिया कितना 12 पाइप कर दिया तो और जल्दी जल्दी भरेगा ना, और जल्दी, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टाइम। यहां पर जब हम नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ाते हैं तो टाइम हमेशा कम हो जाएगा, या नंबर ऑफ पाइप्स जब घटाएंगे तो टाइम हमेशा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किसमें है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था, x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है k, है ना। या फिर इसको हमने कैसे पढ़ा था, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री। जितनी वैल्यूज दी हुई हैं सबको हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चल गया। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 70 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, then y is equal to 6 into 70 divide by 5, इसको काट देते, 5 1 जा 5, 2 इधर आ जाएगा, 20 बन जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा होता है 84 होता है ना। तो 84 मिनट्स लगेंगे, 84 मिनट्स लगेंगे उसको 5 पाइप्स के थ्रू उस टंकी को, उस टैंक को भरने में। और मिनट्स है तो इसको हम आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 60 से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना, सिंपल है ना। कर दें क्या, देखिए क्या है, 84 मिनट्स है, तो 84 का अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं, है ना, तो ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, है ना, 6 1 जा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 जा और 6 3 जा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.4 आवर्स या 1 आवर्स, है ना, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये मिनट्स में हो गया और ये आवर्स में हमने कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है। दो टाइप के फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक फॉर्मूला है इनवर्स प्रोपोर्शन का। उसी को आपको याद रखना है, और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली वेरी कर रही हैं या इनवर्सली वेरी कर रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसा टेबल बना सकते हैं और वो ईजिली हो जाएगा, बहुत ही ईजिली, कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी बुक का क्वेश्चन करिए, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया है खत्म, और अब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एक एक करके वीडियो बाय वीडियो हम लोग उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा काम हो गया खत्म। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और एक काम और करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो जल्द ही मिलता हूं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।